अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। परमाजीत के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मेरी हैसियत इस वक्त एक तिनके की तरह थी जो किसी दरिया या नदी में लहरों के सहारे बह रहा था, इधर से उधर तैरता फिरता था। बलदेव सिंह अक्सर मुझसे मिलने मेरे कमरे में आता रहता। उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। कभी कभार मेरे लिए अपने घर से खाना भी ले आता। उसकी बेलौस मोहब्बत का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता तो नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मुझे एतमाद में इसे लेकर परमाजीत कौर के बारे में इसको सब कुछ बता देना चाहिए, मगर फिर मैंने सोचा कि अभी खामोश रहना चाहिए। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक रोज मैं शाम के वक्त कमरे से टहलने बाहर निकला तो हवेली की तरफ चला आया। हवेली के पाए बाग की तरफ परमजीत कौर भी चादर लपेटे बाहर निकली। मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आई और कहने लगी, अरे मुंशी साहब आप। मैं परमाजीत कौर को देखकर घबरा गया। मेरे इस तरह घबराने पर वो हंसकर बोली, अरे मुंशी साहब मुझे एक बात बताइए, आप लड़कियों की तरह शर्माने क्यों लगते हैं? मैंने कहा, शर्माने की बात नहीं ठकुराइन जी, मैं अपनी हैसियत पहचानता हूँ। अरे मुंशी जी, हैसियत की क्या बात है, आप तो बहुत आजिज़ी से काम लेते हैं। इतनी आजिज़ी भी इंसान में नहीं होनी चाहिए। आपकी हैसियत वही होती है जो लोग देखते हैं, जो किसी की नज़र में आपकी अहमियत हो सकती है, और मेरी नज़र में आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारत थी और मेरे लिए बहुत गहरी दिलचस्पी थी। मैंने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। कहने लगी, आप बड़े सीधे हैं, यह शायद आप समझना नहीं चाहते। परमजीत कौर जी, खुलकर बात कीजिए। सरफराज जी, बात वही है, मैं आपको दिल से पसंद करती हूँ और आपसे मोहब्बत। रुक जाइए परमजीत कौर जी, रुक जाइए, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या आप जानती हैं कि आप किससे बात कर रही हैं? मैं आपकी इस बड़ी सी हवेली का एक मामूली सा मुलाजिम हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं। सरफराज साहब, आप मुलाजिम होंगे बाकियों की नजर में, आप मेरी नजर में मुलाजिम नहीं हैं। आप मेरी नजर में क्या हैं आप नहीं जानते। मैंने घबरा कर कहा, परमजीत कौर जी क्यों मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रही हैं? मैं जहाँ जाता हूँ यही परछाइयाँ मेरा पीछा करती हैं। न जाने ये मनहूस परछाइयाँ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़नी और मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर देती हैं। अरे कौन बेवकूफ आपको भागने पर मजबूर करता है मुंशी जी? मैं तो हमेशा से आपको अपने दिल में बसाए बैठी हूँ। हाँ मुंशी जी, ये सच है। जिस दिन से आपको पहली बार देखा है मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ, परमजीत कौर एक रवानी से कहती जा रही थी। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, परमजीत जी आप जानती हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके तमाम खानदान और गांव के लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, सब मुझसे दुश्मनी मोल ले लेंगे। सरफराज साहब, मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरे फैसले अटल होते हैं और मैं अपने फैसलों से कभी पीछे नहीं हटती। मैं आपको दिल से पसंद करती हूँ और आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप बताइए, क्या आप भी मुझसे? अभी अल्फाज उसके मुंह में से कि दूर से ठाकुर साहब को आता देखकर परमजीत कौर चौंक गई और मैं भी एक कदम पीछे हट गया। फिर वो तेज तेज कदम उठाती हवेली में दाखिल हो गई। मैं ठाकुर साहब से मिलने उनकी तरफ चल पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। मुझे अपना मुस्तकबिल यहाँ भी गैर महफूज नजर आने लगा। मुझे अपनी जान की तो कतन परवाह नहीं थी। रुपया पैसा तो मेरे पास था नहीं। परमजीत बिलाशुबा हसीन थी, मगर मैं हालात का मारा अब मजीद मुश्किलात का सामना मुझसे नहीं हो सकता था। मैं पहले ही बहुत टूट चुका था। ठाकुर साहब मेरे आने की वजह पूछने लगे। मैंने बताया कि चहलकदमी करता हुआ बाहर निकल आया, फिर कुछ देर वहीं खड़ा रहा और उनसे इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। मगर मेरी हालत ऐसी थी कि कांटों तो बदन में लहू नहीं। बस क्या बताऊं, इसी उधेड़-बुन में मुझे बुखार हो गया, तबीयत संभली ही नहीं। दूसरे दिन मैंने छुट्टी की और कमरे में पड़ा रहा। ठाकुर साहब को मेरी खराब सेहत का पैगाम मिल चुका था। उन्होंने मुझे आराम करने की हिदायत की। शाम का वक्त था कि अचानक परमजीत कौर मेरे कमरे में चली आई। उसे देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। क्या हुआ मुंशी साहब आपको? वो मुस्कुराते हुए बोली, आपने कल की बात का इतना दिल पर असर ले लिया। अरे मैं तो आपको इतना बहादुर समझती थी। मैंने कहा, परमजीत जी खुदा के लिए मेरी जिंदगी मुश्किल मत बनाइए। आप बेफिक्र हो जाएं, कुछ नहीं होगा मुंशी जी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। मैं अपने रास्ते के तमाम कांटे दूर कर सकती हूँ। अमर सिंह से मेरी बचपन से सगाई हो चुकी है, मैं इस सगाई को भी तोड़ दूंगी। अब ये नया इंकशाफ मेरे लिए मजीद तहलका अंगेज था। परमजीत कौर की तो मंगनी भी हो चुकी थी अमर सिंह नाम के आदमी से। गो के अमर सिंह का नाम मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था।
मैंने अपने इस गांव में क़याम के दौरान कभी उसको देखा नहीं था, मगर ये तो हर किस्म के तूफानों से लड़ने का अहद कर चुकी थी। परमजीत जी देखिए, वो सपने कभी नहीं देखने चाहिए जो पूरे ना हो सकें। वो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे पिताश्री मेरी बात के कभी खिलाफ नहीं जाएंगे, वो वही करेंगे जो मेरी इच्छा है। परमजीत कौर ने कहा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। सगाई तोड़ना और उससे जान छुड़ाना मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं वो कुछ करके रहूंगी जो मेरा मन चाहेगा। इतना कहकर वो उठकर चली गई। मेरी तबीयत और बेचैन हो गई। या अल्लाह, अब यहाँ से निकला तो फिर कहाँ जाऊंगा? दिन अच्छे गुजर रहे थे और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने का अच्छा खासा वक्त मिल चुका था, मगर अब फिर जिंदगी में नए तूफान मेरे सामने खड़े थे। इतना अच्छा वक्त गुजर रहा था, ये अचानक फिर से जैसे समंदर में तूफान सा आ गया हो। उसी शाम बलदेव सिंह को मेरी तबीयत के खराब होने का पता चला तो वो मेरा पता करने के लिए चला आया। अब उससे सारी बात करना बहुत जरूरी था। मैंने कहा, बलदेव सिंह, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहने लगा, बात भी कर लेना, पहले ये बता कि इतना तेज बुखार हुआ कैसे? प्यारे, अपना ख्याल क्यों नहीं रखता? बस यार क्या बताऊं, एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। अरे बात तो क्या है, बता तो सही। बस यार, जिन मुश्किलों से पीछा छुड़ाकर मैं यहाँ पहुंचा था, जिन मनहूस परछाइयों से बचकर मैं यहाँ आया था, वो मनहूस परछाइयां फिर मेरे पीछे हैं और यहाँ भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अरे भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रहा है, कुछ बता तो सही। बलदेव सिंह ने फिर गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, और फिर मैंने उसे सारी राम कहानी कह सुनाई। मेरी बात सुनकर बलदेव सिंह के चेहरे पर एक तारीक सा साया लहराया। वो एकदम से परेशान नजर आने लगा और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, यार सरफराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम नहीं जानते इसका अंजाम क्या होगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मैं जानता हूँ बलदेव सिंह, मैंने परमजीत कौर को हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से उसे समझाया, मगर पिछले 1 महीने से उसके अंदाज तो बिल्कुल बदल चुके हैं। हवेली में जाना तुम जानते हो मेरी मजबूरी है। मेरे काम की नोयत ऐसी है कि मुझे ठाकुर साहब से मुख्तलिफ मामलात पर राब्ता रखना पड़ता है। लेकिन सरफराज, ये बात बहुत खराब है, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बलदेव सिंह ने कहा, ठाकुर साहब मेरे खानदान से दुश्मनी मोल लेंगे और अमर सिंह का तुम जानते नहीं, बहुत जालिम और जल्लाद आदमी है, अपने इलाके का वडेरा है, यहाँ बहुत कम आता जाता है, लेकिन पूरा बदमाश है। परमजीत कौर पर तो जान छिड़कता है, मगर परमजीत कौर उसे बिल्कुल घास नहीं डालती, वो उसे बिल्कुल नापसंद करती है। उसने कभी भी उसे प्यार की नजर से नहीं देखा। वो समझती है कि उसके पिता ने मजबूरी के तहत सिर्फ उसे वडेरा समझकर उसके साथ परमजीत कौर की सगाई कर दी। सरफराज प्यारे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा मामला तो इतना बिगड़ चुका है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बलदेव सिंह परेशानी के आलम में बोला, अब तुम बेमौत मारे जाओगे और तुम्हारे साथ साथ हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा, बलदेव सिंह ऐसे मत कहो, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने परमजीत कौर को समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो इतनी पागल है कि समझने की कोशिश नहीं करती। ये तो तुमने बहुत मुश्किल में हमें डाल दिया है सरफराज। अगर अमरजीत सिंह को पता चल गया तो हम सबको जान से मार डालेगा। ठाकुर साहब की नौबत तो बाद में आएगी। बलदेव सिंह जो कुछ कह रहा था उसका मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। मैं आने वाले हालात से बिल्कुल वाकिफ था। मैं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने फिर कहा, बलदेव सिंह बताओ मैं फिर क्या करूं? मेरे सामने कोई तो रास्ता होना चाहिए। सरफराज, मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन इस बात पर बहुत धीरज से सोचना पड़ेगा। सरफराज देखो, मुझे तुम पर एतमाद है। मैं चाहता तो नहीं कि तुम इस गांव से जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इस गांव में रहो, मगर अब कुछ और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सच पूछो तो दिल नहीं चाहता कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो, और ये कभी खत्म भी नहीं होगी। मैंने तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई समझा है, मगर तुमने अपने साथ साथ हमारे खानदान के लिए भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हम ठाकुरों का मुकाबला नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर अमर सिंह जैसे जल्लाद इंसान का मुकाबला तो बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता। वो तो हमारे सारे घराने को उधेड़ कर रख देगा, और तुम जानते हो हम गरीब किसान हैं, हम उसके मुकाबले पर किसी सूरत नहीं आ सकते। अमर सिंह से लड़ना, इसका मतलब यही है कि हमारा सारा गांव हमारा मुखालिफ हो जाएगा, क्योंकि सारे गांव के लोग सिर्फ ठाकुर की सुनेंगे,
और ठाकुर को चूंकि अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, इसलिए वो अमर सिंह का साथ देगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम सब भी मारे गए। बलदेव सिंह, मैं तुम्हारी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे इस तरह यहाँ होने से तुम्हारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर ठाकुर साहब और उनकी बेटी, वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी बेटी मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जुनूनी है। जब वो अपने सपनों को इस तरह चूर चूर होते देखेगी, यानी कि वो मुझे जब देखेगी कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो भी मेरे खिलाफ हो जाएगी। और अमर सिंह, वो तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। और ठाकुर साहब, अब तो वो भी मुझे ऐसे निकाल बाहर करेंगे जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है। बलदेव सिंह कहने लगा, सरफराज, मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। बलदेव सिंह की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। ये तो मुझे आखिरी हल यही नजर आ रहा था कि मुझे यहाँ से हर सूरत जाना होगा। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी, मगर अब फिर जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। मैंने सोचा था कि यहाँ आराम से रहकर अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचूंगा, मगर अब तो वो सोचने का वक्त भी मुयस्सर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से कहा, बलदेव सिंह, बताओ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कहाँ जाना होगा। वो कहने लगा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, पहले देखो, अगर परमजीत कौर को समझ आ जाए तो ठीक, वरना जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ राब्ता रखूंगा, मगर मैं जाऊंगा कहाँ? प्यारे, उसका भी इंतजाम हो जाएगा, सोचना होगा। बलदेव सिंह काफी देर मेरे पास बैठा रहा और फिर चला गया। मैं बलदेव सिंह की बातों पर गौर करने लगा। बड़ा सादा और मुखलिस इंसान था और मेरे साथ बहुत मोहब्बत करता था। मुझे भागने का मशवरा वो वैसे नहीं दे रहा था। मुझे मालूम था कि उसे हालात की संगीनी का पूरा एहसास था। इस गांव में मुझे काफी वक्त हो चुका था। इस गांव में रहते हुए मुझे यहाँ के लोगों से अपनायत महसूस होने लगी। यहाँ मुझे मोहब्बत, प्यार सब कुछ मिला था। सब गांव के लोग मोहब्बत करने वाले थे, मगर जो मोहब्बत मेरे सर पर जबरदस्ती मंडी जा रही थी, उसका मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकता था। अगला दिन भी घर पर गुजरा और फिर तबीयत बेहतर हो गई। फिर मैं अपने काम पर लग गया। बलदेव सिंह, मैं तुम्हारी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे इस तरह यहाँ होने से तुम्हारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर ठाकुर साहब और उनकी बेटी, वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी बेटी मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जुनूनी है। जब वो अपने सपनों को इस तरह चूर चूर होते देखेगी, यानी कि वो मुझे जब देखेगी कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो भी मेरे खिलाफ हो जाएगी। और अमर सिंह, वो तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। और ठाकुर साहब, अब तो वो भी मुझे ऐसे निकाल बाहर करेंगे जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है। बलदेव सिंह कहने लगा, सरफराज, मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा। बलदेव सिंह की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। ये तो मुझे आखिरी हल यही नजर आ रहा था कि मुझे यहाँ से हर सूरत जाना होगा। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी, मगर अब फिर जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। मैंने सोचा था कि यहाँ आराम से रहकर अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचूंगा, मगर अब तो वो सोचने का वक्त भी मुयस्सर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से कहा, बलदेव सिंह, बताओ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कहाँ जाना होगा। वो कहने लगा, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, पहले देखो, अगर परमजीत कौर को समझ आ जाए तो ठीक, वरना जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ राब्ता रखूंगा, मगर मैं जाऊंगा कहाँ? प्यारे, उसका भी इंतजाम हो जाएगा, सोचना होगा। बलदेव सिंह काफी देर मेरे पास बैठा रहा और फिर चला गया। मैं बलदेव सिंह की बातों पर गौर करने लगा। बड़ा सादा और मुखलिस इंसान था और मेरे साथ बहुत मोहब्बत करता था। मुझे भागने का मशवरा वो वैसे नहीं दे रहा था। मुझे मालूम था कि उसे हालात की संगीनी का पूरा एहसास था। इस गांव में मुझे काफी वक्त हो चुका था। इस गांव में रहते हुए मुझे यहाँ के लोगों से अपनायत महसूस होने लगी। यहाँ मुझे मोहब्बत, प्यार सब कुछ मिला था। सब गांव के लोग मोहब्बत करने वाले थे, मगर जो मोहब्बत मेरे सर पर जबरदस्ती मंडी जा रही थी, उसका मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकता था। अगला दिन भी घर पर गुजरा और फिर तबीयत बेहतर हो गई। फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि यहाँ से निकलने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। परमजीत की शरारतें वैसे ही जारी थी। और फिर उस रोज हवेली में मैंने एक नया चेहरा देखा। अपने नाम की तरह ही अजीबो गरीब शख्सियत का मालिक, अकड़ और बारोब। मैं ठाकुर साहब के पास किसी काम से गया तो वो ठाकुर साहब के पास बैठा था। बड़ी तीखी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था कि ये कौन है। ठाकुर साहब, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन साहब हैं और कहाँ से आए हैं? ठाकुर साहब बताने लगे, 6 महीने हो गए हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, नए मुंशी हैं। अच्छा, वो मूंछों को ताव देते हुए मेरी तरफ घूर कर बोला,
मैं वहां से चला आया, मगर उसकी शख्सियत देखकर अंदाजा हो रहा था कि निहायत खतरनाक किस्म का आदमी था। फिर वो कई बार मुझे वहां नजर आया। मैं हतल मकदूर कोशिश करता कि हवेली में कम से कम ठहरूं, ठाकुर साहब से मतलब की बात करूं और उन्हीं पैरों पर वापस आ जाऊं। और फिर उस रोज मेरी शामत आ गई। मैं हवेली पहुंचा तो परमजीत कौर ने मेरा इस्तकबाल किया और वहां खड़े ही मुझसे बातें शुरू हो गई। और ये वही वक्त था जब अमर सिंह हवेली में दाखिल हुआ। जब उसने परमजीत कौर को मेरे साथ खड़े हंस हंस कर बातें करते हुए पाया तो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसे देखकर फौरन ही परमजीत कौर हवेली में चली गई। वो गुस्से में मेरी तरफ आया और कहने लगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ठाकुर साहब के पास आया था जी। ठाकुर साहब से बात करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये हवेली की औरतों से क्या मतलब है तुम्हारा? ठाकुर साहब ने इतना तुम्हें सर चढ़ा रखा है, मुझे मालूम नहीं था कि अब 2 टके टके के मुलाजिम भी आकर अंदर औरतों से बात करेंगे। वो ठाकुर साहब, मैं यहाँ काम से आया था। अरे बकवास बंद कर, चल भाग यहाँ से, अमर सिंह ने निहायत बदतमीजी वाले अंदाज में कहा। इतने में परमजीत कौर अंदर से बाहर निकली और गुस्से से बोली, अमर सिंह, तुम्हें मुंशी साहब की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। अमर सिंह तो इस मुदाखलत पर मुंह फाड़े उसकी तरफ देखने लगा। अच्छा, तो ये मुंशी साहब की हिमायत किस खुशी में की जा रही है? परमजीत कौर तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए बोली, मुंशी साहब हमारे काबिले भरोसा आदमी हैं। जमीन की तफसीलात बताने आए थे और इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। पिताश्री घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए इन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। आपको कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि हमारे मुलाजिमीन के साथ ऐसे बात करें। आप इस तरह की जुबान में सिर्फ अपने मुलाजिमीन के साथ बात कर सकते हैं, हमारे मुलाजिमीन के साथ नहीं। अमर सिंह इस मुदाखलत पर तो हैरान ही रह गया। अपनी मूंछों को ताव देते हुए उसने एक बार घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर तंजिया अंदाज में परमजीत कौर को कहा, होश में रहकर बात कर। एक मामूली मुलाजिम की वजह से मेरे साथ बहस कर रही है। क्या तू जानती है इसकी हैसियत क्या है और मेरा और तेरा रिश्ता क्या है? तू क्या लगती है मेरी और क्या होने जा रही है? अमर सिंह ने बड़े बारोब अंदाज में कहा। अमरजीत कौर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं इस रिश्ते से सरासर इनकार करती हूँ। मैं तुझे अपना रिश्तेदार नहीं मानती और ना ही मैं इस सगाई को मानती हूँ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है। जब मेरी मर्जी ही नहीं तो सगाई कैसी? अमरजीत उसकी बात पर हैरान हो गया और परमजीत कौर की बात सुनकर एक लम्हे के लिए मैं भी हैरान रह गया और अमर सिंह के चेहरे पर तारीकी के साए मंडराने लगे। वो धाड़ कर बोला, बकवास बंद कर। हम औरतों को इतनी लंबी जुबान में बात करने का अधिकार नहीं देते और हम औरतों की जुबान काट दिया करते हैं। और तू दफा हो, यहाँ क्या देख रहा है? उसने धाड़ कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं होनकों की तरह मुंह फाड़े उनकी तरफ देख रहा था। वो फिर बोला, दफा हो, मेरी बात नहीं सुनी तूने, चल भाग यहाँ से। और मैं घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब तो मेरी बाकायदा बदकिस्मती का आगाज हो चुका था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। मुझे मालूम नहीं उसके बाद परमजीत कौर और अमर सिंह के दरमियान क्या बात हुई। अगले रोज सुबह ही सुबह ठाकुर साहब ने मुझे अपनी कोठी में तलब कर लिया। मैं हवेली पहुंचा तो अमर सिंह भी ठाकुर साहब के साथ वहीं मौजूद था। ठाकुर साहब, ये मामूली मुलाजिम होकर हवेली के अंदर क्या करने आता है? आपने इन छोटे छोटे लोगों को इतनी ढील दे रखी है कि ये घर की औरतों के साथ आकर बातें करते हैं। ठाकुर साहब उसकी तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगे, ये हमारा भरोसे का आदमी है। सरफराज आज से नहीं बल्कि यहाँ से काफी वक्त से काम कर रहा है। ठाकुर साहब, मुझे नहीं मालूम, इसे अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए। अभी अमर सिंह के मुंह में ये अल्फाज थे ही कि परमजीत कौर अंदर से धाड़ती हुई आई और बोली, तुम कौन होते हो इसे नौकरी से निकालने वाले? याद रखो ये हमारा मुंशी है। अब चुप हो जाओ। ठाकुर साहब उस पर गुस्सा होकर बोले, तुम जानती हो अमर सिंह कौन है? हाँ जानती हूँ पिताजी, मैं जानती हूँ, मेरी इसके साथ सगाई हो चुकी है। हाँ, ये तुम्हारा होने वाला पति है। मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ पिताजी, मुझे अमर सिंह के साथ शादी नहीं करनी। ठाकुर साहब तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। ये तुम क्या कह रही हो परमजीत कौर? और अमर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखा ठाकुर साहब, आपकी लाडली के रंग ढंग, ये कैसे मुझसे बर्ताव कर रही है। हाँ हाँ अमर सिंह, मैं तुमसे शादी से इनकार करती हूँ। तुम देख लेना, मैं किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी। और अभी उसने इतनी बात की थी कि ठाकुर साहब का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे लाड और प्यार से मुझे यूं रुसवा करवाओगी।
अमर सिंह फिर गुस्से से बोला, इस 2 टके के मुंशी की खातिर तुम लोगों ने मुझे अपनी हवेली में बुलाकर जलील किया है। होना तो ये चाहिए था कि तुम इसे यहाँ खड़े खड़े नौकरी से निकाल देते, बल्कि इसको सजा भी देते। मगर तुम लोगों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया है, याद रखो मैं तुम्हारी जीवन में आग लगा दूंगा। उसने गुस्से से कहा और लंबे लंबे कदम उठाता हवेली से बाहर निकल गया। ठाकुर साहब ने उसे आवाजें दी, मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। सारी सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। अमर सिंह निहायत गुस्से से धमकी देता हुआ चला गया था। अब सारा घर उसकी जद में था। ठाकुर साहब के साथ साथ मैं और बलदेव सिंह भी उसका शिकार हो सकते थे। ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं नहीं जानता, मगर परमजीत कौर ने अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। ठाकुर साहब और मैं अकेले रह गए। परमजीत कौर फिर वापस हवेली में चली गई। ठाकुर साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा, सरफराज, तुमने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कहा, ठाकुर साहब यकीन कीजिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने आपके एतमाद को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। हो सकता है तुम ठीक हो, ठाकुर साहब कहने लगे, मगर तुम मेरी मजबूरी समझो। तुम फौरन अपना कल हिसाब किताब करो और यहाँ से चले जाओ। अब हम तुम्हें मजीद यहाँ अपने गांव में नहीं रख सकते और ना ही तुम्हें काम पर रख सकते हैं। ठाकुर साहब की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। सूरत हाल बहुत ही खराब हो चुकी थी। ठाकुर साहब इतना कहकर हवेली की तरफ चल पड़े। मैं समझ चुका था कि अब मैं जितनी भी दुहाई दूं, ठाकुर साहब मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो एक बार जिस बात का फैसला कर लेते वही करते थे। अब मुझे हर हाल में यहाँ से सुबह हिसाब किताब पूरा करने के बाद निकलना था। मैं जो रात के खाने से फारिग हुआ, खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था, बस कुछ लुकमे जहर मार किए। बलदेव सिंह मेरे दरवाजे पर आया। मैंने दरवाजा खोला, उसे अंदर बिठाया और सारी सूरत हाल बताई। उसका मेरी बात सुनकर ही मुंह लटक गया। मैं कसम उठाकर कहता हूँ बलदेव सिंह, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। परमजीत खुद मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तो इन्हीं चीजों से भागकर यहाँ पहुंचा था, मगर किस्मत मुझे ऐसे धक्के बार बार देती है। पहले किस्मत की देवी इसी तरह मेहरबान होती है और फिर मुझे ऊपर से उठाकर जमीन पर पटक देती है। बलदेव सिंह मेरी बात सुनने के बाद कहने लगा, खैर तुम कल सुबह ठाकुर साहब को पूरा हिसाब किताब दे देना, उसके बाद फैसला करेंगे कि तुमने कहाँ जाना है। मेरे दोस्त सरफराज, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि ठाकुर के इस फैसले के बाद तुम्हें गाँव में रखना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हें गाँव से बेदखल करने के बाद इस गांव का कोई फर्द तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा। इसलिए आज रात ही सोच समझकर फैसला करना है कि कल तुम्हें कहां जाना होगा। बलदेव सिंह मुझे तसल्लियां देता हुआ वहां से चला गया, मगर वो रात मुझ पर भारी थी। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा, न जाने किस वक्त मुझे नींद आई। मैं गहरी नींद में सो चुका था। फिर न जाने किस वक्त मेरा दरवाजा जोर जोर से खटकने की आवाज आई। दरवाजा खटकने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैंने फौरन दरवाजा खोलकर देखा, बलदेव सिंह बाहर खड़ा था। जल्दी से अंदर आया और कहने लगा, सरफराज जल्दी से अपना सामान उठाओ। मैंने बाहर देखा, अभी अंधेरा था। बलदेव सिंह, हुआ क्या आखिर? मैं कहता हूँ जल्दी से अपना सामान उठाओ। उसने जल्दी से मेरा सामान मेरे साथ बांधने में मदद की और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया और फिर कहने लगा, सरफराज तुम अभी इसी अंधेरे में यहाँ से निकल जाओ। अभी सुबह होने में कुछ वक्त बाकी है। तुम नहीं जानते कि हवेली में क्या तूफान आ चुका है। मगर कुछ बताओ तो सही बलदेव, हुआ क्या आखिर? मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मैं यहाँ से जाने के बाद ना तुमसे गाफिल था और ना हवेली से, बल्कि मैं मुसलसल तुम्हारी और हवेली की निगरानी कर रहा था। मैं जानता था कि कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है जिससे तुम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हो। तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि परमजीत कौर कत्ल हो चुकी है। किसी ने उसे मार डाला है और अब हवेली में हर तरफ हंगामा बरपा है, या तुम्हारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव किया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से निकल जाओ। हवेली का हिसाब किताब रहने दो। तुमने हवेली में कोई घपला नहीं किया, मैं जानता हूं, मगर तुम्हारी जान और जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। बलदेव सिंह की बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए जहां खड़ा था वहीं सुन होकर खड़ा रह गया। तो क्या परमजीत कौर कत्ल हो चुकी है? उसे किसने कत्ल किया? मैंने घबरा कर पूछा। अमर सिंह ने या ठाकुर साहब ने? देखो सरफराज, इस बात का जवाब देना तो कबल अज वक्त है, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि परमजीत कौर को अमर सिंह ने कत्ल नहीं किया, बल्कि परमजीत कौर को उसी के पिता ठाकुर ने कत्ल कर दिया है। मैं ठाकुर साहब को अच्छी तरह जानता हूं। ये ठाकुर लोग अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी को भी कत्ल करने से बाज नहीं आते, और उसने ठाकुर साहब की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया था।
ठाकुर साहब ने उसकी सगाई अमर सिंह के साथ तय कर दी थी और ठाकुर साहब को इस बात का रंज था। कल से तुम्हें क्या मालूम ठाकुर साहब के दिल पर कितनी यारियां चल रही थी। अभी तक तो कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि परमजीत कौर का कत्ल ठाकुर साहब ने किया है। लेकिन इस कत्ल को छुपाने के लिए तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का अजाब आ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं सरफराज तुम यहां से भाग जाओ। मगर बलदेव सिंह, ऐसा ना हो कि मेरे यहां भाग जाने से मुझे सचमुच का मुजरिम समझ लिया जाए। कुछ भी हो, मगर तुम्हें यहाँ इस गांव में नहीं ठहरना। मैं जानता हूँ सुबह का सूरज तुलू होते ही तुम्हारे लिए मुश्किलें और मुसीबतें लाएगा, इसलिए मेरे दोस्त यहाँ से भाग जाओ। इस सीधे रास्ते से जाना, गांव से निकलने के बाद वीरान रास्ता आएगा। 3 फरलांग चलने के बाद दाएं तरफ मुड़ जाना। वहां से पहला गांव में तुम कदम रखोगे और उसके बाद फिर लोगों से पूछते पछाते यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना, वरना ठाकुर लोग तुम्हें तलाश करते हुए तुम तक पहुंच जाएंगे। याद रखो तुम्हारे 2 दुश्मन अभी बाकी हैं, अमर सिंह और ठाकुर, और ये दोनों तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी बोटियां करने में एक लम्हे का वक्त भी नहीं लगाएंगे। जाओ। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करता, बलदेव सिंह ने मुझे जोरदार तरीके से दूसरी तरफ धक्का देते हुए कहा, मैं कहता हूँ चले जाओ, तुम्हारी जान मैं हर सूरत बचाना चाहता हूँ, जाओ। और फिर मैं कुछ सोचे समझे बगैर गांव से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।